नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। 2019 के सियासी महासंग्राम का पहला चरण कल है। देश भर की 91 सीटों के साथ बिहार की 4 सीटों पर भी कल वोटिंग होगी। गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई में कल मतदान है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और एलजेपी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान सहित 44 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आयोग ने मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर गुरुवार को वोटिंग होनी है। चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिहार में पहले चरण में गया सुरक्षित, औरंगाबाद, नवादा और जमुई सुरक्षित लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है। ये सभी सीटें नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आती हैं, इसलिए यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले बात गया की, तो ये लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। हाल के दिनों में यहाँ बीजेपी मुकाबले में होती थी, लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है। एनडीए में गठबंधन के तहत गया सीट जेडीयू के खाते में है, जबकि महागठबंधन में गया सीट हम के खाते में है। गया लोकसभा सीट पर मुकाबला जेडीयू के विजय कुमार मांझी और हम के जीतन राम मांझी के बीच है। गया के बाद मगध क्षेत्र के एक और महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र औरंगाबाद की बात करते हैं, जिसे बिहार का मिनी चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। वैसे तो औरंगाबाद में इस बार कुल 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन यहाँ के रण में मुख्य मुकाबला बीजेपी और हम के बीच है। बीजेपी के सुशील कुमार सिंह और हम के उपेंद्र प्रसाद के बीच कांटे का मुकाबला है। गुरुवार को होने वाले मतदान में नवादा लोकसभा क्षेत्र भी शामिल है। इस सीट पर भी मुकाबला एनडीए बनाम महागठबंधन ही है। नवादा लोकसभा सीट पर एलजेपी और आरजेडी के बीच सीधा मुकाबला है। एनडीए की ओर से एलजेपी के चंदन सिंह महागठबंधन उम्मीदवार आरजेडी की विभा देवी को टक्कर दे रहे हैं और महागठबंधन के नेताओं ने इस सीट पर पूरा जोर भी लगाया है। बता दें कि 2014 लोकसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के गिरिराज सिंह जीते थे। तो वहीं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जमुई लोकसभा सीट पर भी गुरुवार को मतदान होगा। जमुई सीट पर भी एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। एनडीए की ओर से यहां एलजेपी के चिराग पासवान का मुकाबला महागठबंधन की ओर से आरएलएसपी उम्मीदवार भूदेव चौधरी के साथ है। चिराग पासवान लगातार दूसरी बार जमुई से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। एलजेपी उम्मीदवार रहे चिराग पासवान को 2014 में 36.79% वोट मिले थे, जबकि यहां आरजेडी दूसरे नंबर पर रही थी। नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, जबकि अन्य जगहों पर सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोटिंग होगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होने जा रहे मतदान से पहले न्यूज 18 भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने घरों से निकलें और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो कल के मतदान को लेकर पुख्ता तैयारी है। मुंगेर के डीएमएसपी ने संयुक्त रूप से ब्रीफिंग की और कहा कि 11 अप्रैल को होने वाले जमुई लोकसभा में पड़ने वाले क्षेत्रों में तैयारी पूरी हो चुकी है। कुछ अति संवेदनशील और नक्सल बूथ हैं, इसलिए उसी हिसाब से मूवमेंट किया जा रहा है। डीएम ने कहा कि नक्सल से प्रभावित मतदान केंद्र को चिन्हित कर लिया गया है। इसमें हमारे कुछ बूथ सामान्य भी हैं, कुछ बूथ क्रिटिकल हैं, कुछ नक्सल बूथ भी हैं। तो हम लोगों को हमारा मूवमेंट इसी हिसाब से करना है। शेखपुरा में कल होने वाली वोटिंग के लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता तैयारी कर ली है। सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती रहेगी। साथ ही पहले के चुनाव में जिन मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी हुई थी, वहां मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। नॉमिनेशन के अंतर्गत सभी सेंसिटिव एवं क्रिटिकल या इस प्रकार के सभी बूथ जहां पर पूर्व में कोई छोटी बड़ी घटना घटित हुई थी, निर्वाचन या अन्य था, उसको टच करने का कोशिश किया है। वहां पर हमारे पदाधिकारीगण पर्याप्त संख्या में पुलिस बल गए हैं, ताकि सभी लोगों के अंदर एक भयमुक्त वातावरण में निर्वाचन संपन्न करने की जो हम लोग पहल कर रहे हैं और एंड रिजल्ट तक पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोकस फिलहाल सीमांचल पर है। सीएम ने आज किशनगंज और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में प्रचार किया। सीएम ने कहा कि वे समाज के साथ भेदभाव करते हैं और न इलाके के साथ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के लिए उनकी सरकार ने जो काम किया है वो विपक्ष पर भारी पड़ेगा और इसी काम के बदले उन्होंने मजदूरी के तौर पर वोट की मांग की। मैं अपने किसी विरोधी पर भी कुछ नहीं बोलता, मुझको जरूरत ही नहीं महसूस होती। भाई आपने जब काम करने का मौका दिया तो हम जो काम कर रहे हैं, जिसका एहसास आपको है, हम उसी की याद दिला देते हैं। तो मजदूरी दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे मजदूरी दीजिएगा, हाथ उठा के बताइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लोगों का तो ख्याल रहता है, किसी तरह से झगड़ा पैदा करो, समाज को टुकड़ों में बांटो और उसका एक टुकड़ा साथ दे देगा। हम उसमें यकीन नहीं करते। हम समाज को टुकड़ों में नहीं बांटना चाहते हैं, हम सबको जोड़ना चाहते हैं। और वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कटिहार में पार्टी उम्मीदवार तारिक अनवर के पक्ष में चुनावी सभा की। राजेंद्र स्टेडियम में सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहस की चुनौती दी। साथ ही नोटबंदी से छोटे कारोबारियों और मिडिल क्लास को नुकसान कराने का आरोप भी लगाया। चौकीदारी की बात करते हो, चलो क्यों नहीं हम दोनों राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पे डिबेट करें। आप अपनी बात बोलो, मैं अपनी बात बोलता हूं। आपको जो बोलना है बोलो, भ्रष्टाचार पे आपको जो बोलना है बोलो। मेरे साइड में खड़े हो जाओ और मुझे 15 मिनट दे दो आपके सामने राफेल की बात करने के लिए। 15 मिनट आप देख लेना भैया, नरेंद्र मोदी इस देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा। मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, मिडिल साइज बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, करोड़ों लोग हैं और उन सबका आपने नुकसान किया है। नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स ने इनकी जिंदगी नष्ट की। इसीलिए कांग्रेस पार्टी न्याय योजना दे रही है। और उधर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पूर्णिया में जनसभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने बीजेपी जेडीयू गठबंधन को स्वाभाविक बताया, साथ ही बीजेपी की घोषणा पत्र की चर्चा की। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को केंद्र की उपलब्धि बताया। दलियों के प्रत्याशी को वोट दिया जाना चाहिए, यह मैं क्यों अपील कर रहा हूं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का प्रश्न है, मैं यह बताना चाहता हूं, यह दोनों स्वाभाविक दोस्त। भारत 2014 के पहले दुनिया के 4 के 10 देशों में 9वें स्थान पर बैठा होगा, लेकिन 4.5 वर्षों में ही भारत में ऐसा काम हुआ है मेरे भाइयों, जो भारत 2014 में दुनिया के 10 देशों में 9वें स्थान पर बैठा था, वो 4.5 वर्षों में जंप लेकर आज 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। ऐसा काम भारत। गिरिराज सिंह के प्रचार के लिए बेगूसराय पहुंचे बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने आरजेडी, आरएलएसपी और कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। भूपेंद्र ने कहा कि आरजेडी में सियासत की जगह विरासत की लड़ाई हो रही है। उन्होंने सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया। महागठबंधन तो अपने आप में ही विघटन का स्वरूप बन चुका है। महागठबंधन में दल है, दलों में टुकड़े हैं और इसलिए टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ महागठबंधन किसी भी प्रकार से चुनौती नहीं दे पाया। और इधर शरद यादव के लिए प्रचार करने मधेपुरा पहुंचे तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। साथ ही कहा कि ये चुनाव देश और संविधान को बचाने के साथ लालू जी को न्याय दिलाने के लिए है। हमारे साथ इस दौर में शारीरिक रूप से नहीं है, उनकी कमी हम सबों को खल रही है। 1.5 महीना हो गया हमको उनसे मिले हुए। हम लोग को किसी एक व्यक्ति विशेष को जिताने का नहीं, एक पार्टी को जिताने का नहीं, एक गठबंधन को जिताने का नहीं, बल्कि ये चुनौती देश को, संविधान को, आरक्षण को और लालू जी को न्याय दिलाने के लिए।
बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने दरभंगा में बीजेपी प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ ही बीजेपी के संकल्प पत्र की भी चर्चा की। वहीं गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि 2019 में मोदी सरकार आई तो मिथिला के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। जीतने के बाद उन्होंने मैथिली पाग और धोती पहनकर संसद जाने की बात कही। मिथिला के लिए बाढ़ और सुखाड़ जो सबसे बड़ा विषय है, जहां से लोग करोड़ों प्लान कर गया, उस पर भी मास्टर प्लान चल रही है। नरेंद्र भाई की सरकार इसके लिए कटिबद्ध है, जो यहाँ पर बाढ़ और सुखाड़ से निदान मिले। मिथिला का मान, मिथिला का सम्मान, मिथिला का स्वाभिमान, मिथिला का वेशभूषा, मिथिला का मातृभाषा मैथिली में उस पार्लियामेंट में जब यहाँ के मालिक मतदाता जिता कर भेजेंगे तो उसका ख्याल रख करके और उसी वेशभूषा में जा करके मिथिला के पाग पहन के और मैथिली में शपथ लेने का काम करूंगा। आज प्रधानमंत्री जी ने और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो संकल्प पत्र दिया है, उसका बड़ा व्यापक फायदा इस दरभंगा को मिलने वाला है। और दरभंगा में हमारी एनडीए पूरी तरह से चुनाव के मैदान में संयुक्त रूप से है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी की लहर थी। शिवहर से आरजेडी टिकट नहीं मिलने पर अंगेश कुमार सिंह ने बागी तेवर अख्तियार कर लिया है और लालू राबड़ी मोर्चा के बैनर तले चुनाव लड़ने की बात कही है। अपने समर्थकों के साथ मीटिंग कर राजद प्रत्याशी पर अंगेश ने सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि राजद प्रत्याशी का शिवहर से हारना तय है। आपको बता दें कि तेज प्रताप ने तेजस्वी से अंगेश सिंह को टिकट देने की मांग की थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। माननीय राबड़ी जी से, माननीय तेजस्वी जी से मांग किया कि शिवहर जीतना है तो अंगेश सिंह को टिकट दिया जाए। उनका आदेश है, उन्होंने सर्वे भी करवाया है। उन्होंने कल राजद परिवार को बता दिया कि ये जो कैंडिडेट दिया गया है निश्चित रूप से ये हारने के लिए जा रहा है। तेजस्वी जी ने किस गलतफहमी में उस कैंडिडेट को टिकट दे दिया, शायद उन्होंने बगैर सर्वे का दे दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, लेकिन बिहार में सिर्फ जेडीयू ने अभी तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, जबकि कल पहले चरण के लिए मतदान है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या जेडीयू बिना एजेंडे के जनता के बीच जाएगा। कुछ घंटे बाद ही पहले चरण का मतदान। जेडीयू ने नहीं दिया घोषणा पत्र पर ध्यान। कांग्रेस पार्टी मसले को बना रही मुद्दा। कुछ घंटे बाद लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान है, लेकिन जेडीयू ने अभी तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, जबकि बिहार की सभी पार्टियों ने अपना एजेंडा पेश कर दिया है। कह सकते हैं कि जेडीयू पिछड़ गई है या फिर अब तक घोषणा पत्र की जरूरत महसूस नहीं हुई। ऐसा इसलिए कि जेडीयू नेता मानते हैं कि नीतीश कुमार का चेहरा ही उनका घोषणा पत्र है। जितना नीतीश कुमार जी ने कहा है उससे ज्यादा करके दिखाया है, और ये भरोसा ही ये आधार है जिसके बल पर बार बार जनादेश जनता का नीतीश कुमार जी को मिलता है, उनके नेतृत्व में गठबंधन को मिलता है और उनके साथ जनता का आशीर्वाद बना रहता है। जेडीयू की माने तो नीतीश कुमार का काम ही जनता का घोषणा पत्र है, लेकिन सवाल है कि बिना घोषणा पत्र के जनता एजेंडे को कैसे समझ पाएगी। इधर सहयोगी बीजेपी कह रही है कि घोषणा पत्र का क्या फायदा, इम्प्लीमेंट तो बीजेपी को ही करना है, जबकि कांग्रेस मामले को लेकर मुद्दा बना रही है। संकल्प करते हैं कि हम उसे पूरा करेंगे अपने वायदों को, तो आप राष्ट्रीय स्तर से ही ना आप काम कराएंगे। तो मुझे लगता है कि जब इसकी पार्ट एक है ही भाजपा, तो मुझे लगता है कि उसकी हमें लगता है कि कोई जरूरत नहीं है। कल वोटिंग हो रहा है पहले चरणों का, अब उनके घोषणा पत्र का औचित्य क्या है? जनता तो अब नरेंद्र मोदी के संकल्प पत्र, राहुल गांधी के दृढ़ घोषणा पत्र पे वोट करना है, तो नीतीश कुमार रहे कहाँ? जेडीयू अब तक हर चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी करते रही है। खबर यह भी है कि पार्टी पहले चरण के मतदान के बाद अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, लेकिन सवाल है कि पहले चरण के मतदान के बाद क्यों? क्या जेडीयू को लगता है कि घोषणा पत्र मात्र औपचारिकता है या फिर जनता पर इसका असर भी होता है? साकेत कुमार, न्यूज़ 18।
पटना। चुनावी मौसम में सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद को तगड़ा झटका दिया है। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाने के बाद ये उम्मीद पूरी तरह खत्म हो गई है कि लालू चुनाव के दौरान जेल से बाहर निकल पाएंगे। अब इस मुद्दे पर सियासी बहस छिड़ गई है। चुनावी दंगल से दूर रहेंगे लालू, प्रचार में नहीं दिखेगा लालू का जलवा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लालू की जमानत याचिका खारिज। जी, चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने लालू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में लालू प्रसाद अब कम से कम चुनाव तक जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू ने उम्र और बीमारियों का हवाला देकर बेल मांगी थी, लेकिन सीबीआई के दलीलों से सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई है। फिलहाल आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की जमानत पर सुनवाई करते हुए लालू यादव को एक बड़ा झटका दिया और लालू यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। लालू की जमानत याचिका खारिज होने से लोकसभा चुनाव में महागठबंधन खासकर आरजेडी के परफॉर्मेंस पर कितना असर पड़ता है, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि प्रचार में लालू का अल्हड़ अंदाज और सतरंगी जलवा देखने को नहीं मिलेगा। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से सुशील कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो लालू भले ही जेल में हो, लेकिन सारण में फिर लालू की ललकार सुनाई दे रही है। लालू प्रसाद यादव ने सारण सीट से नॉमिनेशन किया और जीत का दावा भी। सारण से लालू प्रसाद यादव ने भरा पर्चा, फिर से सारण के रण में लालू की ललकार। जिस लालू प्रसाद से छपरा की पहचान है वो फिलहाल जेल में है। लोकतंत्र के महापर्व से कोसों दूर, मगर चुनावी मैदान में भी लालू प्रसाद यादव मौजूद हैं। यानी छपरा को लालू प्रसाद भूलने नहीं देंगे। लो, अब आप मजाक समझ रहे हैं, सच बोलो तो सबको मजाक लगता है। अरे भाई, ये मजाक नहीं, 100% सच है। नॉमिनेशन के पहले दिन लालू प्रसाद यादव ने पर्चा दाखिल किया और जीत का दावा भी। इस बार चुनाव में क्या लगता है, कुछ वोट मिलेगा? नहीं, बीट अभी तो हमको लगता है कि चुनाव में फिर मेरा सीट मेरा ही जीत होगा। जी, यही हैं लालू प्रसाद यादव और इन्होंने ही पर्चा भरा है। आप क्या सोच रहे थे? आपको क्या लग रहा था कि रिम्स में इलाज करा रहे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद नॉमिनेशन करने आए? हद है भाई, हमने ऐसा तो नहीं कहा था। ना ही सियासी मैदान में आए नए नवेले लालू कह रहे हैं। हम पहले से भी चुनाव लड़ते हैं, लालू यादव से कोई हमको एथी नहीं है। हम भी सेवा कर कर अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। अब नाम पर चारा घोटाले वाले लालू प्रसाद का एकाधिकार थोड़ा ही है। एक नाम के दो लालू हो सकते हैं और ये वही दूसरे नाम वाले लालू जी हैं। मढ़ौरा के रहने वाले लालू जी ने वार्ड सदस्य से लेकर राष्ट्रपति पद तक का चुनाव लड़ा है। 2009 में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के खिलाफ भी ये लालू ताल ठोक चुके हैं। ये अलग बात है कि जीत ना सके, लेकिन क्षेत्र में इनकी चर्चा तो है ही। न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष गिरी। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही।